वेलकम टू अनीसोलॉजी। आज की वीडियो में हम MD-CAT बायोलॉजी का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे जो कि इंजाइम्स से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इंजाइम्स के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इंजाइम्स आर बेसिकली दी स्पेशलाइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स और ये ज़्यादातर प्रोटीन इन नेचर होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं लिविंग सेल्स में उनके रेट को एक्सेलरेट करते हैं। जो इनको आप बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह सकते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही स्लो होंगे और इतने स्लो होंगे कि हमारे पास कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है या कोई भी बायोकेमिकल पाथवे जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता और फिर जो है वो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट द एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है ये एक ख़ास टेम्परेचर पे ख़ास कंडीशंस पे जो है वो काम करते हैं। अगर वहाँ उनकी कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच की, और अगर ये डेविएट हो रही हों तो एंजाइम्स जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। इस डायग्राम में उन्होंने बताया गया है, उन्होंने डिपिक्शन दी है एंजाइम की कि एक एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट होती है और एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। सबस्ट्रेट हमारे पास आप कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो रिएक्टेंट है जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं। ईदर दे रिएक्ट टुगेदर आर दे डिफ्यूज फ्रॉम ईच आर दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और इस चीज़ को, इस रिएक्शन को जो चीज़ एक्सेलरेट करती है वो एंजाइम होते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स आकर अटैच होते हैं और वहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। अगर हम एंजाइम्स के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं और किस तरह से इंक्रीज़ करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जब डिक्रीज़ हो जाती है तो रिएक्शंस जो है वो इजीली जो है वो स्पीड के साथ होते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन वाटर में और ऑक्सीजन में। उसके अलावा ये एंजाइम्स जो वो स्पेसिफिक होते हैं विच मीन्स के सर्टन काइंड्स ऑफ एंजाइम कुड एक्ट ऑन ओनली सर्टन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट या फिर क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट जो होते हैं उनके ऊपर एक्ट कर सकते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कैटालेज एंजाइम है तो वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, वो सेलुलोज की ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, वो सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड को ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर हैं, वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं सबस्ट्रेट के रिलेटिव अगर उनको देखा जाए तो। फिर ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मोस्टली दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और कुछ जो एंजाइम्स हैं वो आरएनए बेस्ड कैटलिस्ट भी होते हैं जैसे कि राइबोजाइम्स हो गए, लेकिन मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। फिर उसके अलावा इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये रिएक्शन रेट को 10 to 6 to 10 to 12 टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। और उनके अलावा जो है वो इनकी रेगुलेशन एबिलिटी भी होती है विच मीन्स दे कैन बी एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड बाय द सेल्स। इन ये टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव भी होते हैं और इनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच रेंजेस होती हैं जिनके अंदर जो है वो एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी देखें तो हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारे मोस्टली जो एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम जो रेंज होती है, मतलब ऐसी रेंज जिसमें वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करें, वो यूजुअली जो है वो 37 की रेंज में ही होती है। 35 to 37, 39 इस रेंज में जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा मोस्टली एंजाइम्स की पीएच भी जो है वो 5 to 7 इस तरह से होती है जिसमें वो एक न्यूट्रल सी पीएच पे जो है मोस्टली अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो लो पीएच पे एक्टिव होते हैं जैसे कि पेप्सिन हो गया, कुछ बहुत हाई पीएच पे जो है वो एक्टिव होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन। तो ये डिपेंड कर रहा होता है एंजाइम टू एंजाइम। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये एज इट इज़ जो है वो रिकवर हो जाते हैं विच मीन्स दे आर रीयूजेबल। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखें
तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसकी बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि एंजाइम किस तरह से फंक्शन करता है कि वो सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड करता है और उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है वाया टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक सबस्ट्रेट के साथ एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स में हमारे जो है वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट जो एंजाइम होता है वो रिकवर हो जाता है एज इट इज़। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं ताकि जो है वो बॉन्ड्स जो हैं वो ईजिली ब्रेक डाउन हो सकें। अब एंजाइम के एक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ मॉडल्स पेश किए गए हैं। उनमें सबसे फेमस जो मॉडल है वो लॉक एंड की मॉडल है कि एंजाइम जो है वो किस तरह से एक्टिव साइट के सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल जो है वो लॉक एंड की मॉडल है और लॉक एंड की मॉडल जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा होता है कि जिस तरह एक ताले को एक ख़ास चाबी ही खोल सकती है, इसी तरह एक एंजाइम के साथ एक ख़ास सबस्ट्रेट ही फिक्स हो सकता है। विच मीन्स कि जिस तरह से आप देखा होगा कि जिस तरह से ताले के अंदर शेप होती है उसी तरह की चाबी जो है वो होती है और फिर वो जो उसको प्रॉपर्ली ओपन कर पाती है। इसी तरह से जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसकी भी एक प्रॉपर शेप है और वो शेप जो है वो फिक्स्ड है। इस बात को आपने लाजमी याद रखना है। फिक्स्ड शेप, एक्टिव साइट की फिक्स शेप होना जो है वो लॉक एंड की मॉडल का एक की प्रिंसिपल है कि वहाँ पर उसी शेप का जो है वो सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा तो तभी जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लॉक एंड की मॉडल का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड मॉडल जो है वो हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है जो कि एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉपुलर मॉडल है एंजाइम और सबस्ट्रेट के आपस में कॉम्प्लेक्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है। इसमें वो ये बताता है कि हमारे पास जो एक्टिव साइड होती है वो अपनी शेप जो है वो चेंज करती रहती है और अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की एक्टिव साइड जो है वो सर्कुलर इन शेप है और एंजाइम जो है वो रेक्टेंगुलर इन सबस्ट्रेट जो है वो रेक्टेंगुलर इन शेप आ गया है तो एंजाइम जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपनी एक्टिव साइट को मॉडिफाई करेगा ताकि उस रेक्टेंगुलर शेप के या स्क्वायर शेप के सबस्ट्रेट को जो है वो अपने अंदर फिक्स कर सके। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो परफेक्टली जो है वो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स नहीं होते, लेकिन हम आपको एक एनालॉजी देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से होता है लॉक इंड्यूस फिट मॉडल में कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो अपने अंदर चेंजेस लाती है ताकि वो अपकमिंग सबस्ट्रेट को अकोमोडेट कर सके उस सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग। सो इसके नतीजे में एंजाइम की एक्टिव साइट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। अब अगर हम देखें कि एंजाइम एक्शन में क्या जो है वो स्टेप्स होते हैं तो ये 5 स्टेप्स जो है वो एंजाइम के एक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग होती है कि सबस्ट्रेट जो है वो जाकर बाइंड करता है किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ और कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं एंजाइम में। फिर उसके बाद जो है वो कैटालिसिस होती है, फिर प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है और एंड पे जो है वो एंजाइम को रिकवर कर लिया जाता है। सो ये हमारे पास एंजाइम एक्शन के पाथ में है। इसको यहाँ पर डायग्राम में डिपिक्ट भी किया गया है कि सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है और फिर जो है वो कैटालिसिस होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो जाते हैं और एंजाइम रिकवर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो रही है। सो हमारे पास जो है वो कैटालाइज्ड रिएक्शन और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का उन्होंने कंपैरिजन बताया है। रेड कलर में हमारे पास कैटालाइज्ड रिएक्शन है और ब्लू कलर में अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। सो जो हमारे पास सबस्ट्रेट हैं वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैटालाइज्ड रिएक्शन में लो है एज़ कम्पेयर टू दी अनकैटालाइज्ड रिएक्शन और विच मीन्स कि वो बहुत जल्दी जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कौन करता है? हमारे पास एंजाइम जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है।
फिर अगर हम देखें कि एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर रही होती हैं, सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है। एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल रेंज से कम हो तो एंजाइम्स का फंक्शन बहुत स्लो होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इनका रेट मैक्सिमाइज होता है, और हाई टेम्परेचर पे जो है वो एंजाइम डी नेचर हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं एंजाइम्स, और हाई प्रोटीन्स जो हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं और हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाती हैं। इसलिए एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि वो ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज के अंदर जो है वो काम करे। फिर दूसरी चीज़ जिस पर जो है वो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है वो पीएच है। पीएच जो है वो अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है, और अगर जो है वो एंजाइम्स प्रॉपर ऑप्टिमल पीएच के अंदर काम नहीं कर रहे होंगे तो उनके अमाइनो एसिड्स जो है वो आयोनाइज हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे, तो इसके बाद जो है वो एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। इसलिए हर एंजाइम की एक ऑप्टिमल पीएच है जहाँ पर वो बेहतरीन फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर उसके अलावा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से एंजाइम का रेट इंक्रीज़ होता है, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज़ होता है जब तक कि सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। अगर जो है वो सारे सबस्ट्रेट जो अवेलेबल होंगे, वो सारे एंजाइम्स जो कि अवेलेबल होंगे उनके साथ बॉन्ड बना देगा, तो उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जो है अगर एंजाइम्स ज़्यादा है और सबस्ट्रेट की अमाउंट कम है तो तब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो तब जो है वो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बढ़ेगा। फिर अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन देखें तो ये भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो किस तरह से अवेलेबल हैं। अगर सबस्ट्रेट जो है वो अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल हैं तो एंजाइम को इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट जो हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देने से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर हमारे पास को एंजाइम्स और को फैक्टर्स भी जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ एंजाइम्स को जो है वो को फैक्टर्स और को एंजाइम्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी जो है वो उसको स्पीड अप कर सकें। फिर हम जो है वो कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स को देख लेते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो या तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को स्लो कर देते हैं या उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। ये किस तरह से होता है कि वो या तो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो इंटरफेयर करेंगे, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को रोकेंगे, या फिर जो है वो कैटालिटिक प्रोसेस को कम कर देंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का इनहिबिटर है और वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को लिमिट करेगा, स्लो करेगा या कम्प्लीटली स्टॉप कर देगा। सबसे पहले हमारे पास कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। कंपैटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं एक्टिव साइट के लिए। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, उसका एक्टिव साइट है और एक हमारा सबस्ट्रेट है, और हमने रिएक्शन को इनहिबिट करवाना है तो हम वहाँ पर ज़्यादा इनहिबिटर्स ऐड कर देंगे, और वो इनहिबिटर्स भी जो है वो उस एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग होंगे। तो हमारे पास जितने ज़्यादा इनहिबिटर्स होंगे तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देंगे, एक्टिव साइट के साथ खुद बाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, हमारे पास हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। ये जो है वो इस प्रोसेस को रिवर्स किस तरह से किया जा सकता है कि हम रिएक्शन में ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दें, तो ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो फिर एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे और हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आएगा। फिर हमारे पास नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करते हैं और एंजाइम को डीनेचर कर देते हैं। एलोस्टेरिक साइट वो होती है जो कि एक्टिव साइट के अलावा जितनी भी साइट्स होती हैं एंजाइम की, वो एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है, हमारा इनहिबिटर बाइंड करता है और एंजाइम की शेप को डीनेचर कर देता है। देन वी हैव अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर्स जो कि सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो जाके बाइंड करते हैं, खाली जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करते, ना ही सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं, बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना होता है उसके साथ बाइंड होते हैं और उसको डीनेचर कर देते हैं। फिर हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एक एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देते हैं। अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस देखें तो इनकी
मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है कि ड्रग्स में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन एंजाइम्स को टारगेट किया जाता है ताकि कुछ सर्टेन डिजीज़ की क्योर की जा सके। सो हमारे पास इनहिबिटर्स की मेडिसिन में बड़ी एप्लीकेशंस हैं। इस डायग्राम में उन्होंने बताया कि किस तरह से कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव और अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन जो है वो हो रही होती है। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में जो इनहिबिटर है वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट के साथ compete करता है एक्टिव साइट के लिए। नॉन कंपेटिटिव में जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके जो है वो इनहिबिट कर रहे होते हैं, और अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो जाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। अभी हमने एमडीकैट बायोलॉजी के एंजाइम्स चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अब हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि विच करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एबिलिटी टू कैटलाइज रिएक्शंस अंडर माइल्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। कि एंजाइम का ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो कि रिएक्शंस के रेट को कैटलाइज कर देता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो हमारे पास जो एबिलिटी टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है ये एंजाइम्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसकी वजह से जो है वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अलाउइंग द रिएक्शंस टू अकर क्विकली एट बॉडी टेम्परेचर एंड pH. Next question is in the induced fit model of enzyme action the conformational change occurs when के इंड्यूस फिट मॉडल में कन्फर्मेशनल चेंज कब होता है? जब हमारे पास सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है तब जो है वो एक्टिव साइट में चेंजेस आते हैं ताकि सबस्ट्रेट को अकोमोडेट किया जा सके। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इन द इंड्यूस फिट मॉडल द एंजाइम चेंजेस इट्स एक्टिव साइट शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। Next question is which enzyme properly allows it to distinguish between D and L forms of a molecule? के कौन सा एंजाइम जो है वो D and L forms of molecule के दरमियान जो है वो D and L फॉर्म्स के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए एंजाइम्स का कौन सा फीचर जो है वो रेलिवेंट होता है? तो हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो होती है वो D and L फॉर्म्स को डिफ्रेंशिएट करती है। Specificity means an enzyme acts only on one optical isomer that is L amino acid. फिर क्वेश्चन है कि an enzyme that acts on both glucose and fructose shows the group specificity. Group specificity refers to an activity on a group of related substrate such as hexokinase acting on several hexoses. कि हमारे पास ग्रुप स्पेसिफिसिटी ये होती है कि एक एंजाइम जो है वो एक ही ग्रुप से रिलेटेड जितने भी सबस्ट्रेट हैं उनके ऊपर एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं वो दोनों जो हैं वो हमारे पास सिंपल शुगर्स होती हैं, 6 कार्बन एटम्स इनके अंदर होते हैं, तो ये एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इनके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो कर रहा होगा। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज फॉल्स। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एंजाइम से रिलेटेड जो है वो फॉल्स है? दे आल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शंस, ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एंजाइम्स का कोई लिंक है। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज़ करेक्ट। दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शंस, इट इज़ करेक्ट। दे हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट इज़ आल्सो करेक्ट। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो फॉल्स है और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एंजाइम्स डू नॉट चेंज रिएक्शन इक्विलिब्रियम, दे ओनली स्पीड अप द रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आरएनए बेस्ड एंजाइम है? तो हमारा जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है वो एक आरएनए बेस्ड एंजाइम है जो कि एक राइबोजाइम है और ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। नाम आप याद रखिएगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज। हमने पढ़ा है कि लॉक एंड की मॉडल में जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है और उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि रिजिड एंड प्री शेप्ड फॉर द सबस्ट्रेट। लॉक एंड की assumes a rigid active site exactly complementary to the substrate. Next the question is enzyme catalysis is possible because the enzyme stabilize the transition state. सो एंजाइम्स जो हैं वो जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है जो कि ट्रांजिशन स्टेज होता है जो कि अनस्टेबल होता है उसको स्टेबलाइज कर देती है और एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देती है और इसलिए जो है वो एंजाइम्स के ज़रिए कैटालिसिस पॉसिबल होती है। फिर क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज रीच्ड व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज सैचुरेटिंग।
कि हमारे पास एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो अपनी पीक पर पहुंच जाता है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो सैचुरेट हो जाती है, मतलब जो जितनी भी एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं और रिएक्शन रेट वहाँ पर मैक्सिमम होता है। विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, कौन सा फैक्टर जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को नहीं इफेक्ट करता? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये तीनों जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जबकि प्रोडक्ट का कलर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को या उसके रेट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। ये बहुत ही इररेलेवेंट सा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ अबाउट 2, कि कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम की पीएच जो है वो 2 है? तो हमारे पास जो स्टमक का एंजाइम है जो कि पेप्सिन है, जो कि जिसको हम स्टमक प्रोटीएज भी कहते हैं, वो एसिडिक कंडीशंस पर बेहतरीन तरीके से काम करता है। सो हमारे पास जो पेप्सिन है उसकी जो विच इज़ द डाइजेस्टिव एंजाइम, उसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो 2 होती है। फिर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी में क्या रोल है? तो ये एज अ कोफैक्टर काम कर रहा होता है। मैग्नीशियम जो है वो एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है डीएनए पॉलीमरेज के लिए। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम जो है वो वर्क्स एट हाईएस्ट पीएच अमंग द फॉलोइंग? तो अगर हम देखें तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इट वर्क्स बेस्ट एट द pH 8 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स? क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में कौन सा एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूज़ हो रहा होता है? सो कैटालिटिक एफिशिएंसी रेलेवेंट पॉइंट है, स्पेसिफिसिटी जो है वो रेलेवेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम इनहिबिशन भी जो है वो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में उसकी एप्लीकेशन नहीं है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में एप्लीकेशन होती है क्योंकि इससे हम सर्टन डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटीबॉडीज़ हैं या कोई सबस्ट्रेट है जो कि हम कोई हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। फिर हमारे पास इन फीडबैक इनहिबिशन द इनहिबिटर इज यूजुअली द फर्स्ट एंजाइम इन द पाथवे, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे, द सबस्ट्रेट ऑफ द पाथवे एंड अनरिलेटेड मॉलिक्यूल। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे because the final product binds to an earlier enzyme to regulate the synthesis। फिर क्वेश्चन है कि विच एंजाइम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स लाइपेज? लाइपेज किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है? सो लाइपेज जो है वो हाइड्रोलेसिस से बिलोंग कर रहा है क्योंकि हाइड्रोलेसिस जो है वो क्या करते हैं कि बॉन्ड्स जो लाइपेज जो होता है वो हाइड्रोलाइज करता है एस्टर बॉन्ड्स इन लिपिड्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हालो एंजाइम? के हालो एंजाइम क्या होते हैं? हालो एंजाइम वो होते हैं कि ये कंप्लीट एंजाइम होता है एन एक्टिव साइट विद इट्स कोफैक्टर। इसको आप ये कह सकते हैं कि एक एपो एंजाइम है और उसके साथ कोफैक्टर अटैच है तो इसको हम हालो एंजाइम कहेंगे। विच बॉन्ड टाइप इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंजाइम्स टर्शरी स्ट्रक्चर? एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर कौन सा बॉन्ड मेंटेन करता है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द की टू मेंटेनिंग टर्शरी स्ट्रक्चर थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन जो की बॉन्ड होता है जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को एंजाइम के मेंटेन कर रहा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर क्वेश्चन है कि ज़ाइमोजिन क्या है? ज़ाइमोजिन जो है वो इनएक्टिव एंजाइम है और ये जो है वो एक्टिव एंजाइम बनता है जब इसकी क्लीवेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर है। जैसे कि पेप्सिन का जो प्रिकर्सर होता है वो पेप्सिनोजिन होता है और पेप्सिनोजिन जो है वो लो पीएच पे कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, तो पेप्सिनोजिन जो है वो एक ज़ाइमोजिन होगा। सो ये हमारा आज का लेक्चर था रिलेटेड टू एंजाइम्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लेक्चर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनलाइज्ड क्वेरी है, पर्सनलाइज्ड आप कोई कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई आपकी टॉपिक जो है वो जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ओपनली डिस्कस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।